अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे आज हम नई शिक्षा नीति पे, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो उसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी के साथ। सबसे पहले स्वागत है सर। शुक्रिया। देखा जाए तो ये एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यानी नई शिक्षा नीति के बारे में, कि उसको किस तरह से देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये शिक्षा के केंद्र में नई क्रांति ला देगी। तो उसी सब पे आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। जी सर, आपका क्या कहना है? देखिए, नई पॉलिसी लाना तो स्वागत होना चाहिए उसका। रिफॉर्म्स की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब भी रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो हम बड़ा पॉजिटिवली उसकी तरफ देखते हैं कि अब रिफॉर्म्स होंगे तो बेहतरी होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हाल ही में जिसका ऐलान किया गया है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब लाएगी और बहुत बेहतरी इससे हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्री मैच्योर होगा इस किस्म का कमेंट करना इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को जो है सक्सेस जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ज़मीनी सतह के ऊपर लागू कर सके हैं और कितना उसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेट बेनिफिशरीज तक हम पहुंचा सके। अक्सर देखने में आया है कि हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एजुकेशन में भी हमने बार बार जो है वो नीतियाँ, अलग अलग नीतियाँ बनाई और नए नए रिफॉर्म्स की भी घोषणा हमने की, नई नई पॉलिसीज़ की हमने घोषणा की। लेकिन हकीकत ये है कि इन आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हम कोई ख़ास तब्दीली अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं ला सके हैं। अब सबसे पहले इसको समझने की भी ज़रूरत है कि नई एजुकेशन पॉलिसी से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ये है कि इसको जी बहुत अच्छी है, जी बहुत अच्छी है, लेकिन समझ तो लीजिए पहले कि क्या है इसके जो फीचर्स क्या है। एक तो उन्होंने कहा है कि 5+3+3+4 पैटर्न होगा, यानी कि सबसे पहले स्कूल में दाखिल होने से पहले 3 साल आपको पहले देने पड़ेंगे, जिसमें आंगनवाड़ी का भी जो है वो रोल बताया जा रहा है। और 12वीं जो है अब आपकी लगभग 15 क्लासेस आपको पढ़ के 12th की डिग्री आपको मिलेगी। 5वीं तक आपको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको वोकेशनल जो है ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। उसके बाद इसमें ये भी कहा जा रहा है कि साइंस और आर्ट्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे कि स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ की जो है वो जानकारी मिल सके। तो एक एक्सपेरिमेंटेशन इसको कहा जा सकता है और इस एक्सपेरिमेंट का कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है, विद्यार्थियों को मिलता है, अल्टीमेटली ये देखने की चीज़ है। इसलिए मैंने कहा कि इस स्टेज के ऊपर प्रीमेच्योर होगा। दूसरी बात जो है कि हम स्कीमों का ऐलान तो करते हैं, लेकिन कितना अमल उनके ऊपर होता है। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया था 2009 में, और वो एक्ट जो है वो आपने कहा आपने लागू भी कर दिया हर जगह। जम्मू कश्मीर में इसकी पिछले 10 सालों से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। यहाँ पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी हुकूमत रही और उन्होंने भी इसको यहाँ जो है लागू करने के लिए कोई प्रयास तक नहीं किया। पिछले 1 साल से आपने यूनियन टेरिटरी भी बना दिया है। राइट टू एजुकेशन भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, उसके भी बहुत अच्छे उसमें प्रावधान थे जिनको अगर लागू किया जाता तो बहुत बेहतरी काफ़ी हद तक जो है वो शिक्षा के निज़ाम में आ सकती थी, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान जो है वो रखा गया था। उसके साथ ही साथ जो है एक्सेस एंड इक्विटी की बात की गई थी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है। अब जो कहा जा रहा है एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो चीज़ें न्यू
उसमें भी थी, जो एक्ट जो है वो 2009 में लाया गया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो जो बातें उसमें कही गई थी, वो जो ये न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है, इसमें भी सेम बातें की गई हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पे आके रुक जाती हैं कि सरकार की तरफ से पॉलिसीज तो लाई जाती हैं, बट उसका पॉइंट ये कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें लाई गई थी और अच्छे प्रावधान उसमें थे। जिस तरीके से उसमें ये कहा गया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 25% सीटें जो हैं वो गरीब बच्चों को देंगे, और एक मॉडल भी तैयार किया गया था, एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया था कि रिकग्निशन कैसे मिलेगी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई भी अप्लाई करता है और एक कमरे में ही जो है वो स्कूल चलाने की कोशिश करता है, और फिर विद्यार्थियों के साथ ये जो एक मजाक होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो ये कहा गया था कि एक तरीकाकार होना चाहिए, ये शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स नहीं बन जाने चाहिए स्कूल, और 25% जो है कोटा जो है वो गरीब बच्चों को दिया जाना चाहिए हर प्राइवेट स्कूल द्वारा। इसी तरीके से ये कहा गया था कि टीचर्स को आप नॉन टीचिंग वर्क्स के लिए बिल्कुल डिप्यूट नहीं कर सकते हैं, दफ्तरों में नहीं लगा सकते हैं उनको। सिर्फ टीचर्स को आप जब डाइसेनियल सेंसस होगा, यानी 10 साल के बाद सेंसस ड्यूटी में लगा सकते हैं, या कहीं इलेक्शन टाइम के ऊपर आप उनको ड्यूटी पे लगा सकते हैं। अदरवाइज टीचर को स्कूल में ही जाना होगा और क्लास वर्क करना होगा। मुझे बताइए कि इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। आज भी आप देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में टीचर्स अटैच हैं, जिनको आप जस्टिफाई करते हैं हर वक्त कि ये अटैचमेंट्स जी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे पास क्लरिकल स्टाफ नहीं है, इसलिए दफ्तरों में आपने टीचर्स को रखा हुआ है। ऑलमोस्ट हर शिक्षा का जो ऑफिस है, चाहे वो सीओस के ऑफिस हैं, डायरेक्टर्स के ऑफिस हैं, जेडीओस के ऑफिस हैं, एसडीएम के ऑफिस हैं, तहसीलदारों के ऑफिस हैं, टीचर्स का काम पढ़ाना है। उनको अटैच किया जाना कानून के विपरीत है। और अब चूंकि आपके सारे के सारे कानून 1 साल से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुके हैं, एक्सप्रेसली लागू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, या यहाँ कोई मानता ही नहीं है कानून को। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जब तक नहीं होगी जो पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ उन स्कीमों को लागू करेंगी, तब तक उसका फायदा जो है वो परकोलेट डाउन नहीं होगा ग्राउंड लेवल के ऊपर, और उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। एक जो देखने की बात है यहाँ कि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि ऐलानात भी हुए इस दौरान में, तालीम को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, तालीम को घर घर तक पहुँचाने के लिए, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान एक था। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, उसके बाद उच्चतर शिक्षा अभियान आया, राष्ट्रीय उच्चतर रूसा जिसको कहा जाता है। मेरे टाइम पे एसएसए आया, मैंने 11,000 नए स्कूल जो हैं वो 3 साल में बनाए। मैं 3 साल मिनिस्टर रहा, मैंने 11,000 स्कूल खोले, मैंने 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया उस वक्त, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया, क्योंकि टीचर जो है उसकी सिलेक्शन बहुत फेयरनेस के साथ होनी चाहिए। और जब मैंने सिलेक्शंस की तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू उसमें नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा धांधलियां जो हैं वो इंटरव्यू में होती हैं, क्योंकि एक को आप 20 में से 19 नंबर दे देते हैं जो आपकी चॉइस हो, और हो सकता है कि जो बहुत कैपेबल हो उसको 20 में से 2 दिए गए हों, और इस तरीके से इंटरव्यू के माध्यम से मेरिट को डिस्टॉर्ट किया जाता था। मैंने जो 35,000 अपने हाथ से लगाए, उसमें से एक भी उंगली जो है वो नहीं उठ सकी, और सब लोगों ने ये कहा इन वन वॉइस, इस किस्म की सिलेक्शन जो है हमने आज तक नहीं देखी। असेंबली के अंदर 87 के 87 एमएलओ ने ये कहा था कि जितनी पारदर्शिता से तालीम का विभाग चला है उतना आज तक नहीं चला। और
एक सेटिस्फेक्शन उससे जहां खुद को मिलती है, वहां टीचिंग कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा पैगाम जाता है। देखिए, मैं एक अच्छा आपको एक बात बताऊं कि टीचर्स के अंदर ना केवल सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने टीचर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया है, क्योंकि टीचर्स जिसको हम एक बेकन लाइट कहते हैं, जिसको हम पिलर, जिसको कहते हैं कि दे आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, तो ये लाजमी है कि अगर हम शिक्षा में बदलाव लाते हैं तो टीचर्स की जिंदगी में बदलाव भी आना चाहिए, उसके रहन सहन में भी बदलाव आना चाहिए, उसका मोरल हाई होना चाहिए। मुझे मौका मिला बाहर जाने का, दूसरे देशों में जाने का, और मैंने वहाँ देखा कि टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड भी है और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड है टीचर। लोग बाकी प्रोफेशंस को कम प्रेफर करते हैं, वहाँ टीचिंग प्रोफेशन को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हम टीचर्स को इस्तेमाल ही करते हैं एक तरह से, जब उसकी मुश्किलात होती है तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और ख़ास तौर पर उसके जो एक पे स्ट्रक्चर है, जब मैं मिनिस्टर बना तो पे अनोमलीज का सिलसिला था, और टीचर मैं अक्सर देखता था कि सड़कों के ऊपर धरने देने के लिए मजबूर होते थे। 21 सालों से टीचर्स धरने दे रहे थे कि हमारा पे अनोमलीज का मसला हल किया जाए, जो किसी भी मिनिस्टर ने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर टीचर्स का पे स्केल जो है उनको वो स्केल दिया जितना उन्होंने मांगा था, उससे ज़्यादा दिया मंत्री बनते ही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे निज़ाम को बेहतर बनाना है, शिक्षा में वाकई हमने तब्दीली लानी है, अगर हमें इसमें बेहतरी लानी है, तो हमें टीचर्स को भी एनकरेज करना होगा, उनका मोरल भी जो है वो हाई होना चाहिए। और इसलिए हमने फौरी तौर पर वो फैसला लिया। मैंने 22,000 प्रमोशन दी 3 साल के अंदर, टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, ZEO, CEOs, इस लेवल के नॉन टीचिंग को मिला के, और 22,000 प्रमोशंस 50 सालों की टोटल प्रमोशन जो है शिक्षा विभाग में 22,000 नहीं हुई थी। पिछले 50 सालों में भी इतने लोग प्रमोट नहीं हुए थे जितने मैंने 3 सालों में किए। मैंने कहा जहां भी कोई भी वेकेंट स्लॉट है या जहां पॉसिबल है किसी को प्रमोशन से आगे बढ़ाने का, तो वो उसको मौका मिलना चाहिए, और उस वक्त हमने वो किया, और बिल्कुल पारदर्शिता से किया। मैंने एक भी अटैचमेंट नहीं रखी कहीं। आज मैं बात करता हूं जबकि ऑफिसेज में आप अटैचमेंट कर रहे हैं, टीचर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत टीचर्स को जो है अटैच किया जाता है। मैंने असेंबली में कहा था कि मुझे बता दीजिए, मेरे से पहले बहुत सारे स्कूल्स बंद थे, और बहुत सारी जगहों पे जो है वो इस तरीके से जो है वो किया गया था, फेवरेटिज्म के तहत टीचर्स को जो है वो किया गया था वहाँ। तो वो मैंने कहा वो सारे के सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स जो है वो की गई थी, हमने कहा वो डिटैच होने चाहिए। और असेंबली में जब हमने ये कहा कि बता दीजिए कि कहीं एक अटैचमेंट भी है, तो कोई भी शख्स जो है वो ये पॉइंट आउट नहीं कर पाया कि कहीं अटैचमेंट है। टीचर्स से आप काम लीजिए, टीचर्स का मोरल हाई होना चाहिए, और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ज़रूरत इस बात की है कि टीचर्स के मुतालबों को जो है वो भी एड्रेस किया जाना बहुत लाजमी है, तभी उस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ जो ऑफिसर्स हैं वो अबव बोर्ड होने चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनका मोरल जो है वो हाई होना चाहिए, तभी आपको सही मायने में इस पॉलिसी से जो है आगे आप उम्मीद रख सकते हैं कि इससे जो है वो बेहतर हो सकता है। बात करें अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की या रमसा की, तो ये जो बात की गई थी इसमें कि ये जो ड्रॉप आउट सिस्टम है, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम दूर दराज के इलाकों में जाएं तो उसमें एक पॉइंट ये भी कहा गया था कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ की जाएंगी, जो कि बाउंड्रीज वॉल हैं वो की जाएंगी। अगर हम अभी भी अपने दूर दराज के इलाकों में जाएं तो ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये ड्रॉप आउट का एक रीज़न है स्कूल से। बिल्कुल ठीक आपने कहा।
एसएसए जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो हर स्कूल को बिल्डिंग बनाने के लिए हमने पैसा रिलीज़ किया, और साथ ही साथ किचन शेड के लिए पैसा रिलीज़ किया, और बाकी जो है सैनिटेशन यूनिट भी जो है उनको दी गई थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि रमसा हुआ, रमसा की कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, रूसा की कहीं उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, अब भी इन्होंने डिग्री कॉलेज कुछ खोले हैं, पिछले 2-3 साल पहले अनाउंस किए थे, वो पंचायत घरों में चल रहे हैं, एक एक कमरे में कॉलेज इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और जो कुछ हायर सेकेंडरी उसके बाद इन्होंने बनाए जिसमें स्टाफ ही नहीं है, एक भी लेक्चरर्स की जहाँ कम से कम 11 लेक्चर होने चाहिए एक हायर सेकेंडरी में, ऐसे ऐसे हायर सेकेंडरी हैं जहाँ इन्होंने एक भी क्रिएशन नहीं की। कैसे हमारी ये पॉलिसीज़ कामयाब होंगी? हम जितनी मर्जी इस तरीके से पॉलिसीज़ बना लेंगे, जब तक सिंसेरिटी हम शो नहीं करेंगे तब तक किसी पॉलिसी का कोई मकसद जो है वो नहीं रह जाता है। रमसा हमारा ठीक तरीके से यहाँ लागू नहीं हुआ। रमसा के तहत टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए गए। अब एसएसए और रमसा को उसके बाद इन्होंने क्लब किया जो सुमागरा बनाया। सुमागरा के तहत टीचर्स जो है वो अपॉइंट हुए, लेकिन उन टीचर्स को प्रॉपर प्रोसीजर के तहत अपॉइंट करने के बाद भी आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको फंडिंग सेंटर से आ रही है, मुझे बड़ी हैरानगी इस बात की होती है कि फंडिंग सेंटर से आ रही है, लेकिन टीचर्स को आपने जब बाहर निकाल दिया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को, तो आप उस फंडिंग का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अगर हम रमसा की बात करें तो जिस प्रकार देश पिछले साल आज़ादी मना रहा था, तो रमसा के 550 टीचर्स को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि उस वक्त वो 550 जो टीचर जो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगे हुए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1 साल से वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें बताइए कि हमें बाहर क्यों निकाला गया है। यहाँ इस सरकार के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने उनको एक प्रोसीजर के तहत अपॉइंट किया, एक पॉलिसी के तहत अपॉइंट किया, और जिसका दिल करता है वही इनको निकाल देता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? कैसे आपकी पॉलिसीज कामयाब होंगी, मुझे बताइए। जब इसलिए मैं कहता हूं, और रूसा की बात कीजिए, जब जिसमें आपने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोलने थे, क्या खुला आपका, मुझे बताइए। हमारे इलाके में 2-2 कमरों में, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा है रियासत के अंदर, 2 कमरों में डिग्री कॉलेज है और एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। कहीं एक को जो है वो अटैच करके वहां भेजा हुआ है। क्या ये मजाक नहीं है नौजवानों के साथ? सबसे पहले जरूरत इस बात की थी कि आप जो रमसा स्कीम को पूरे तरीके से लागू करें। आप राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है उसके तहत आपने 100 डिग्री कॉलेज 2 साल पहले ऐलान हो गया, और एक भी डिग्री कॉलेज की आज तक बिल्डिंग नहीं है, और नई नई पॉलिसीज आप बनाते जा रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? फिर मीडिया के माध्यम से आप इतना बड़ा वो करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। हमने बहुत बड़ा तूफान ला दिया। जब बेहतरी आएगी शिक्षा के निज़ाम में तो हम भी ज़रूर उस बात को जो है वो एक्नॉलेज भी करेंगे, एंडोर्स भी करेंगे। मैं जब मिनिस्टर रहा, मैंने आपको बताया कि जब हमने एसएसए लागू किया मैंने यहाँ, उस वक्त पूरी असेंबली में पहली बारी ये हुआ, मैं आपको बताऊं, कि 87 के 87 एमएलओ ने कहा कि इस तरीके से शिक्षा विभाग को किसी ने नहीं चलाया है। मैं कोई इसमें वो अपनी सेल्फ प्रेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अखबारों ने ये लिखा था उस वक्त कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मिनिस्टर की फंक्शनिंग को पूरी असेंबली में सारे के सारे एमएलएज ने एंडोर्स किया हो, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जितनी अटैचमेंट्स थी मैंने सारी की सारी रद्द की, और जब मैंने एसएसए चलाया तो अर्जुन सिंह जी जो दिल्ली में मिनिस्टर थे, उन्होंने मुफ्ती सईद को एक चिट्ठी लिखी थी कि आपकी रियासत में जो एसएसए चलाया गया वो हिंदुस्तान में किसी भी रियासत सबसे बेहतरीन तरीके से आपकी रियासत में एसएसए चला है। एक एक्नॉलेजमेंट जो है उससे मिलती है, रियासत को मिलती है, लोगों को मिलती है, और टीचर्स की भी हौसला अफजाई होती है और निज़ाम की भी हौसला अफजाई होती है। लेकिन मुझे बताइए कि उसके बाद कितनी स्कीमों के ऊपर अमल दरामद हुई। आज 10,000 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो नॉन टीचिंग के लिए आपने डिप्यूट कर दिए हुए हैं। किस तरीके से हम शिक्षा में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, मुझे बताइए। इसलिए मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। आपको टीचर्स का जो पे स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में भी बहुत कम है। अब उनके ऊपर आप और बोझ डालेंगे। एक प्राइमरी स्कूल में अब आपको अगर इतनी क्लासेस भी पढ़ानी है, ऊपर से 3 क्लासेस पहले पढ़ानी है, आंगनवाड़ी को आप उसमें कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वालों को आप क्या दे रहे हैं मुझे बताइए पहले। अगर उनसे आप काम बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ उनके लिए भी आपने पहले ऐलानात करने चाहिए कि चूंकि अब हम आंगनवाड़ी से ज़्यादा काम लेने जा रहे हैं, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। उसकी तरफ भी आपने जो है वो कोई इशारा तक नहीं किया है और उसके लिए कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल रिक्रूटमेंट टीचर्स की करनी होगी। आप तो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में तो टीचर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है रिक्रूटमेंट के ऊपर। आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से करेंगे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट? ये तो किताबों में ही अगर रह जाएगी और आप इसका क्रेडिट जो है वो मीडिया के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके साथ, कि आपने पॉलिसियां तो बना दी लेकिन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे उनके ऊपर तो आप तो फिसड़ी साबित हो रहे हैं। अगर हम इसी शिक्षा नीति की बात करें तो 34 साल के बाद में ये शिक्षा नीति दोबारा से आई है। तो अगर आप प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है, तो उनसे किस तरह की अपील करेंगे जिस तरह से टीचर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया? अगर हम कहीं देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन सब में ये तो इम्प्लीमेंटेशन का ही तो पॉइंट है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी। इस सब के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या अपील करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं 6% GDP का जो है वो इसके ऊपर खर्चा किया जाना चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से, मुझे ये बताइए। आपने तो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है और एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें आपको स्टेट्स की भी सपोर्ट चाहिए। क्या स्टेट्स आपको इसमें अपने खाते में से पैसे निकालकर एजुकेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या आप फंडिंग करने के लिए तैयार हैं? आपने तो अपने बजट में तो कुछ नहीं कहा है इसके बारे में कि आप फंडिंग इसके लिए बढ़ाएंगे। जब आपको इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास प्रावधान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो आपको काटना पड़ेगा ताकि आप यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें जो है वो बढ़ा सकें। दूसरी बात यह है कि आपने इसको कहीं भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया। यूपीए की सरकार में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो पहले तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर था उसमें अमेंडमेंट की गई, फिर पार्लियामेंट ने उसको पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। ये आपने कैबिनेट में बैठकर एक डिसीजन ले लिया बगैर स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। कॉन्करेंट जो लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है कॉन्करेंट, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, ये तो सब जानते हैं। स्टेट लिस्ट में जो होते हैं वो स्टेट्स खुद ही फैसले अपने करती हैं उनके बारे में, लेकिन एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर बैठना चाहिए था। आपने किसी से पूछा नहीं, आपने खुद कैबिनेट में बैठकर ये डिसीजन तो ले लिया और अपने से ही आपने ये सोच लिया कि स्टेट्स जो हैं वो पैसा इसमें लगाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एक इमेजिनेटिव स्कीम भी इसको हम कहेंगे कि आपने जो सलाह मशवरे के बगैर किया। अगर स्टेट्स इसमें से कहीं से पैसा काट के अगर यहाँ नहीं लगाती हैं तो किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा? और पैसा बहुत ज़रूरी है, मैंने कहा, ना केवल इस पॉलिसी को बल्कि आप एजुकेशन में जो आज तक होता रहा है, नहीं ना कहीं लाइब्रेरी है, ना लेबॉर्ट्रीज कहीं नहीं है। हमारे बहुत सारे गाँव के अंदर जो स्कूल हैं उनकी बद से बदतर हालत है, वहाँ टीचर्स ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ मिडिल स्कूल में एक टीचर है 8-8 क्लासें पढ़ाने के लिए, 2-2 टीचर्स हैं, और हाई स्कूलों में भी 2 या 3 टीचर्स हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ एक भी लेक्चरर नहीं है, जो मेरे पास मिसालें भी हैं इस वक्त। अब नाम लेना यहाँ जो है वो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, लोग जो देख रहे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि स्टाफ ही नहीं है जो स्कूल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप और बड़े बड़े ऐलान जो है वो करते जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं
वो गांव में भी आप मुहैया करवाने की कोशिश कीजिए, जहां बहुत बुरी हालात से जो है वो गुजर रहा है हमारा एकेडमिक सिस्टम जो है, और वहां बेहतरी लाने की जरूरत है। वहां उन स्कूलों को जो है डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ डेफिशिएंसी को मीट करना जो है वो बहुत लाजमी है। जी शुक्रिया सर। आज हमने हर्षदेव सिंह जी से बात की नई शिक्षा नीति को लेकर। आखिरकार सरकार पॉलिसीज तो बना देती है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन, आखिर सवाल यही बना रहता है कि ये इम्प्लीमेंट कब होगी। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।